तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे E1 मैकेनिज़्म के बारे में, इसको पढ़ेंगे और फिर इस पूरे को सम अप करेंगे। E1, SN1, E2 और SN2 को कैसे आइडेंटिफाई करना है। हालांकि पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी इसको हम सम अप कर देंगे। तो E1 मैकेनिज़्म 2 स्टेप में ये होता है, जिस तरह SN1 मैकेनिज़्म 2 स्टेप्स के अंदर होता है। पहले स्टेप में होता है डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप, यानी लीविंग ग्रुप जो है पहले स्टेप के अंदर वो छोड़ के जाता है, लीव करके जाता है। ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। टर्शरी हैलाइड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने SN1 के अंदर यूज़ किया था। पहला स्टेप स्लो होगा, रिवर्सिबल होगा, यही रिडिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यहाँ पहले स्टेप के अंदर चूँकि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन भी अमूमन कहते हैं। तो ये यहाँ से लीव करके जाएगा। जब यहाँ से लीव करके जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाएंगे, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव लीविंग ग्रुप के ऊपर। और ये वाला जो कार्बन है, चूँकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया अपने साथ, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया पहला स्टेप, डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप। सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ बेस। अब सेकेंड स्टेप में बेस ने अटैक करना है। बेस हम यूजली OH नेगेटिव यहाँ पे लिखेंगे, बेस जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बेस का अटैक होगा। मैंने बताया हुआ है बेस कहाँ पे अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, ये वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके साथ डायरेक्ट ये कार्बन भी अटैच है, डायरेक्ट ये कार्बन भी अटैच है, सॉरी इसको बीटा कहेंगे। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये वाली भी बीटा कार्बन है। यानी तीनों की तीनों बीटा कार्बन है। यहाँ पे 9 बीटा हाइड्रोजन है, 3 ये वाले, 3 ये वाले और 3 ये वाले। किसी को भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ से इस वाली कार्बन से एक बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इसको ऐसे लिख लो, एक हाइड्रोजन को अलग करके जिसको रिमूव करना है उसको अलग कर दो। ये बीटा हाइड्रोजन को बेस अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको अपने साथ मिला लेगा। ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो बेस ने इस बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये वाटर बन गया H2O। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड डेवलप हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाए, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाए, वो आपकी मर्जी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पहला स्टेप तो दोनों के अंदर सेम है। ये SN1 और E1 के अंदर ये MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें पहला स्टेप सेम होता है। SN1 में भी बिल्कुल सेम होता है। पहले स्टेप में रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होती है, कार्बोकेटाइन बनता है, इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। कार्बोकेटाइन यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और E1 के अंदर भी सेम होता है। अब दूसरे स्टेप में ये डिसाइड होगा कि ये SN1 होगा या E1 होगा। दूसरे स्टेप में ये जो स्पीशी हम यूज़ कर रहे हैं, अगर तो ये न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, फिर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन अगर ये अच्छा बेस है, फिर ये बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और बीटा एलिमिनेशन यानी E1 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होगा। तो डिपेंड करता है कि हम ये स्पीशी क्या यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN रिएक्शन होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर बीटा एलिमिनेशन होगी, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो अल्कीन बनेंगे, अल्कीन प्रोडक्ट होगी। तो इस तरह से 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। पहला स्टेप डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये SN1 और E1 में सेम होता है। चेंज कहाँ पे आता है, सेकंड स्टेप के अंदर, जहाँ पे ये स्पीशी अटैक करती है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट बनती है। अगर एलिमिनेशन होगी तो अल्कीन बनेंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन होगी तो अल्कोहल बनेगी। सेकंड स्टेप के अटैक ऑफ बेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो इनिशियल हमने अल्काइल हैलाइड यूज़ किया, यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, ये हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई sp2 में। और अगेन फाइनल प्रोडक्ट में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहती है। इस बात को याद रखना है। SN2 में या E2 में ऐसा नहीं होता था। SN2 में हमने पढ़ा था, सॉरी SN1 में हमने पढ़ा था कि पहले sp3 से हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और फाइनल प्रोडक्ट में फिर sp3 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, अल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। इस कार्बन की बात कर रहा हूँ जो सेंट्रल कार्बन है, इन वाले कार्बन की नहीं। इसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी भी sp3 है, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इस कार्बन की भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन रहा है। फिर अगर हम बात करें मॉलिक्यूलैरिटी की, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी,
मॉलिक्यूलैरिटी हम कहाँ से देखते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, ये पहले वाला स्लो स्टेप जो है, इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जो कि सबस्ट्रेट का है, तो मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन की क्या होगी 1। अब इसका अगर हम रेट इक्वेशन लिखें तो रेट इक्वेशन इसकी बनती है, स्लो स्टेप के अंदर ये वाला रेट इक्वेशन इसकी बनती है सबस्ट्रेट के ऊपर इसका रेट डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, और इसकी पावर होती है 1। चूंकि पावर 1 है तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका 1, क्योंकि जो रेट इक्वेशन है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। और जितने भी टर्शरी हैलाइड्स हैं, टर्शरी हैलाइड्स वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, टर्शरी हैलाइड्स इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम वही हैं जो हमने SN1 के अंदर पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये स्पीशी चेंज होती है। वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहते थे, यहाँ पे हम इसको बेस कहेंगे। तो यहीं पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो स्पीशी हम यूज़ कर रहे हैं, अगर तो मैंने आपको बताया ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर तो ये जो मैंने लिखा है ये वाला रिएक्शन होगा। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फिर इसकी साइट ऑफ अटैक चेंज हो जाएगी, फिर ये यहाँ पे जाएगा इस कार्बन के पास, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास, और जो रिएक्शन होगा वो प्रोडक्ट ये बनाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन वाली प्रोडक्ट बनेगी, सब्स्टिट्यूशन वाली प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ पे अगेन इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3। ये किस केस के अंदर है, ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर है। अगर सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर एलिमिनेशन होगी फिर रिएक्शन ये वाला होगा, अगर सब्स्टिट्यूशन होगी फिर रिएक्शन ये वाला होगा। एलिमिनेशन के लिए कंडीशन याद रखनी है कि बीटा हाइड्रोजन का होना लाजमी है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बीटा हाइड्रोजन अगर होगी तो एलिमिनेशन होगी, अदरवाइज एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। सब्स्टिट्यूशन हर हैलाइड के अंदर पॉसिबल है, लेकिन एलिमिनेशन हर हैलाइड के अंदर पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बीटा हाइड्रोजन का होना लाजमी है। इस तरह से अगर हम प्राइमरी हैलाइड यूज़ करते हैं, सपोज ये वाला हैलाइड मैंने यूज़ किया CH3 CH2 Cl, ये वाला हैलाइड। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर तो हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 CH2। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। लेकिन बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये 3 बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन है, ये 3 इसके साथ बीटा हाइड्रोजन है। जब ये एक बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा तो ये लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। जब वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगी तो अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा से एक हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और लीविंग ग्रुप जो लीव करके गया है उसको आप साथ लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इस तरह यहाँ पे भी अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है, इसको भी ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, तो अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, यहाँ से लीविंग ग्रुप किया, यहाँ से हाइड्रोजन गई तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अगेन वही बात, यहाँ पे भी एलिमिनेशन तब पॉसिबल है जब बीटा हाइड्रोजन होगी। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगी तो एलिमिनेशन नहीं होगी। सपोज आपको सबस्ट्रेट ये दे देता है, सबस्ट्रेट ये वाला दे देता है, क्या इसमें एलिमिनेशन पॉसिबल है या नहीं है ये आपने बताना है। तो सबसे पहले आपने बीटा कार्बन को आइडेंटिफाई करना है, बीटा कार्बन के बाद फिर बीटा हाइड्रोजन देखना है उसके साथ है या नहीं है। तो इसके साथ तो कार्बन ही एक है, अल्फा, बीटा है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा रिएक्शन होगा इस सबस्ट्रेट के अंदर, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर आपको ये वाला सबस्ट्रेट मिल जाए, सपोज ये वाला सबस्ट्रेट आपको दे दिया जाए, मतलब ये वाला अल्काइल हैलाइड दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन क्या दोनों रिएक्शन पॉसिबल हैं या नहीं है, तो देखो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, ज़ाहिर बात है सब्स्टिट्यूशन तो होगी वो हर अल्काइल हैलाइड के अंदर होगी। ये बीटा कार्बन है। अब इस बीटा कार्बन के साथ डायरेक्ट कितने, ये एक कार्बन अटैच है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसके साथ कोई भी डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच नहीं है, यानी इसके पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है।
जब बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। एलिमिनेशन नहीं होगा इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या पॉसिबल है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन ही पॉसिबल है, यहाँ पे भी एलिमिनेशन नहीं होगी। तो इस तरह सबस्ट्रेट को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन होगी, या दोनों पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों हो सकते हैं। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है। बाकी फ़र्क मैंने आपको बता दिया, फ़र्क वही माइनर सा फ़र्क है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के अंदर, कि सब्स्टिट्यूशन में हम उसी स्पीशी को न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं, और जो एलिमिनेशन है उसके अंदर जो स्पीशी यूज़ करते हैं उसको हम बेस कहते हैं, क्योंकि वो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। कैसे आइडेंटिफाई करना है मैंने आपको बता दिया। कुछ कंडीशंस होती हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बेसिक हमारा मकसद इनका डिफरेंस समझना था, वो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में फ़र्क क्या होता है। उम्मीद है कि ये कुछ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।